हेलो एवरीवन। चलिए आज हम यहाँ पर सेकंड टॉपिक करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन का, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। अभी तक आपने वो वीडियो देख ली होगी इससे पहले वाली, तो उसकी नेक्स्ट वीडियो है ये। उस वीडियो में आपने क्या क्या देख लिया, सारा सिंपल देख लिया कि आइसोक्वांट क्या होता है या प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर बता चुकी हूँ आपको। तो ये आगे कुछ टॉपिक रहते हैं, उन टॉपिक में क्या क्या है। उस टॉपिक में फर्स्ट है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, ठीक है ना। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर आप पढ़ोगे कि घटते बढ़ते अनुपात का नियम। इसके अंदर इसको बोलते हैं रिटर्न टू फैक्टर की बात यहाँ पर कर रहे हो, तो रिटर्न टू फैक्टर की बात कर रहे हो। उसके बाद आप बात करोगे एक तरीके से रिटर्न टू स्केल की। रिटर्न टू स्केल को इतनी डीप में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, उसको मैं सिंपल यहाँ पर बता दूँगी। उसके बाद आप करोगे कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन के बाद आप करोगे CES, कांस्टेंट इलास्टिसिटी सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। नाम से ही स्पष्ट है कि लॉ यानी कि नियम, वेरिएबल यानी कि जो भी एक तरीके से जो वेरिएबल फैक्टर उसकी बात करें, प्रपोर्शन। यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि जो फैक्टर है ना, जो फैक्टर जो साधन है वो क्या है, कुछ फिक्स फैक्टर के साथ यूज किए जा रहे हैं, इसलिए उनका क्या हो रहा है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन, यानी कि यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रपोर्शन है फिक्स फैक्टर का वेरिएबल फैक्टर के साथ वो क्या है, चेंज होता है या नहीं होता, इस चीज़ के बारे में जानेंगे। इसके दो नाम है, एक लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है जिसको हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम बोलते हैं, ठीक है। दूसरे का नाम क्या है कि लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है कि असमान आनुपातिक प्रतिफल का नियम, असमान आनुपातिक प्रतिफल का नियम इसको बोलते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, एक बार नोट से पढ़कर बता देती हूँ, आप इसको ध्यान से सुनना कि यदि एक आगत परिवर्तनशील हो और अन्य सवागतें स्थिर हो तो फर्म का उत्पादन फलन परिवर्तनशील अनुपात के नियम को प्रकट करता है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक जो इनपुट है जैसे कि लेबर, वो क्या है, वेरिएबल है, और जो अदर फैक्टर्स हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। तो वो करें कि इस तरीके की सिचुएशन को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के नाम से जानते हैं। अन्य साधनों को स्थिर रखकर एक परिवर्तनशील साधन की इकाइयों की संख्या बढ़ा दी जाए तो उत्पादन किस प्रकार चेंज होगा, इस नियम का विषय है, ठीक है ना। अन्य साधनों को स्थिर रखकर जब हम एक परिवर्तनशील साधन को वहाँ पर चेंज करते हैं तो उससे उत्पादन यानी कि जो प्रोडक्शन है उसके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में हम एक्सप्लेन करेंगे। अन्य आगतों की मात्रा को स्थिर रखकर यानी कि जो अदर जो फैक्टर्स हैं या इनपुट्स हैं उनको स्थिर रखकर जब एक परिवर्तनशील आगत यानी कि जो परिवर्तनशील जो वेरिएबल इनपुट है या जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी क्वांटिटी को समान मात्रा में लगातार बढ़ाया जाता है तो कुल उत्पादन बढ़ता है एक निश्चित सीमा तक। उसके बाद क्या होगा, बढ़े तो होगा लेकिन घटती दर से, उसके बाद फिर क्या होगा, डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने आपको बता दिया कुल मिलाकर एक ही बात है यहाँ पर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर या जो परिवर्तनशील अनुपातों का नियम है, इसका मतलब क्या है कि हम एक वेरिएबल फैक्टर है और जो दूसरे फैक्टर वो क्या है, कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। उन फिक्स फैक्टर के साथ हम वेरिएबल फैक्टर के कॉम्बिनेशन को देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से रेशो चेंज होता है और किस तरीके से वो उत्पादन को प्रभावित करते, इस चीज़ के बारे में आप जानोगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसको, क्वेश्चन को। मैं आपको ये बताती चलूँगी कि किस तरीके से यहाँ से जो है अभी तक क्वेश्चन पूछा गया है और आगे भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। अब देखिए नाम मैंने आपको बता दिया कि घटते बढ़ते अनुपात का नियम या लॉ ऑफ नॉन प्रोपोर्शनल, ठीक है। आप देखेंगे इसका मीनिंग बता देती हूँ कि व्हेन मोर एंड मोर वेरिएबल फैक्टर्स कॉम्बाइंड विद फिक्स फैक्टर, यानी कि बहुत ज़्यादा जब हम वेरिएबल फैक्टर को कॉम्बाइन कर देते हैं, मिला देते हैं फिक्स फैक्टर के साथ, तो मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ द वेरिएबल फैक्टर्स में भी इनिशियली राइज। तो क्या करें कि तो इनिशियली क्या होगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, जब हम एक फिक्स फैक्टर के साथ जब एक वेरिएबल फैक्टर का यूज करते हैं तो स्टार्टिंग में प्रभाव पड़ता है कि जो सीमांत उत्पादन है, जो आप एक्स्ट्रा लेबर को लगा रहे हो, जो एक्स्ट्रा वेरिएबल फैक्टर का यूज कर रहे हो, तो उसका मार्जिनल प्रोडक्शन है ना वो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, राइज करेगा। फिर कहाँ पर पहुँच जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा। उसके देन क्या होगा, उसके बाद वो क्या हो जाएगा, डिक्लाइन करना शुरू हो जाएगा और फिर क्या होगा,
जीरो हो जाएगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में जब आपने एक फिक्स फैक्टर के ऊपर वेरिएबल फैक्टर लगाना स्टार्ट किया तो वो क्या हुआ, राइज हुआ यानी कि इंक्रीज हुआ, फिर मैक्सिमम हुआ, फिर गिरना शुरू हुआ, फिर जीरो हुआ, उसके बाद वो नेगेटिव हो गया। ठीक, इसका मतलब क्या, एक फिक्स फैक्टर के पास साथ साथ जब हम वेरिएबल फिक्स फैक्टर के ऊपर जब हम वेरिएबल फैक्टर का यूज करते जाते हैं तो एक समय तक उसकी कैपेसिटी पूरा होने के बाद क्या होता है, उत्पादन नहीं बढ़ता। उसके बाद भी अगर हम उसके ऊपर फैक्टर का ज़्यादा यूज करेंगे वेरिएबल का तो उत्पादन क्या हो जाएगा, हमारा नेगेटिव हो जाएगा, सीमांत उत्पादन फैक्टर का। देखिए यहाँ पर फिक्स फैक्टर मैंने लिया लैंड को, ये वेरिएबल फैक्टर है लेबर, ये टोटल प्रोडक्शन। एक तो आपको ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो आपको याद होने चाहिए। जब हम निकालते हैं टोटल प्रोडक्शन, कुल उत्पादन, या टोटल फिजिकल प्रोडक्शन भी लिखा पाता है यहाँ पर, कुल भौतिक उत्पादन, तो इसको निकालने के लिए क्या चाहिए, एवरेज प्रोडक्शन, औसत उत्पादन इनटू में लेबर या जो भी श्रम है, यानी कि एवरेज प्रोडक्शन एक लेबर का जो उत्पादन है, ठीक है ना, वो मल्टीप्लाई में कितनी लेबर लगाई है, तो इन सब को मल्टीप्लाई कर दोगे दोनों को तो कुल उत्पादन निकल कर आ जाएगा। यहाँ देखिए 4 हेक्टेयर ज़मीन है आपके पास, ठीक है ना, एक टुकड़ा आपके पास लैंड का जो कि 4 हेक्टेयर है, 4 हेक्टेयर को हम लेकर चल रहे हैं। ये वेरिएबल फैक्टर है, इसके साथ हम लगा रहे हैं कि जब 4 हेक्टेयर पर जब एक व्यक्ति काम करता था तो कुल उत्पादन 8 था, जब इस पर 2 व्यक्ति आए तो कुल उत्पादन बढ़ गया इंक्रीजिंग रेट से। देखिए अगर डबल से ज़्यादा जाता तो वो होता है इंक्रीजिंग रेट से, 8 से 16 की बजाय क्या होगा, 20 हो गया, यानी कि डबल से ज़्यादा हुआ। उसके बाद देखिए जब हमने 3 लगाए तो 36 हुआ, 36 हुआ, जब हमने 4 लगाए 48 हुआ, 5 लगाए 55 हुआ, 6 लगाए 60 हुआ, 7 लगाए 60 हुआ, उसके बाद देखिए 4 लगाए 8 मतलब 8 लगाए, 8 फैक्टर लगाए 4 हेक्टेयर ज़मीन पर तो 56 हुआ। देखिए यहाँ पर ये मैक्सिमम हो चुका है, ठीक है ना, मैक्सिमम हो चुका है, इसके बाद तो ये बढ़ ही नहीं रहा है। तो एक तो इस टेबल को आप देख लीजिएगा। दूसरा देखिए एवरेज प्रोडक्शन जब निकालते हैं ना औसत उत्पादन, तो होता है कुल उत्पादन को अगर हम नंबर ऑफ वेरिएबल फैक्टर से अगर डिवाइड कर देंगे तो वो क्या निकल कर आएगा, आपका एवरेज प्रोडक्शन यहाँ पर निकल आएगा। तो देखिए 8 डिवाइड बाई 1 करो तो 8 आएगा, 20 डिवाइड बाई 2 करोगे यानी कि इसके डिवाइड में ये करोगे तो 10 आएगा, इसकी डिवाइड में ये करोगे तो 12 आएगा, इसकी डिवाइड में करोगे तो 12 आएगा, यहाँ पर 11 आएगा, 60 मतलब 60 डिवाइड बाई 6 में करोगे तो 10 आएगा। तो इस तरीके से आप एवरेज प्रोडक्शन को निकाल लोगे। मार्जिनल प्रोडक्शन को निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका है यहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन को निकालने का, वो है कि टोटल प्रोडक्शन, यानी कि ये जो यूनिट है ना, ये लास्ट वाली जो यूनिट, मान लेते हैं कि यहाँ तक अभी लगा, इसमें से पहले वाली को माइनस कर दो, इसलिए लिखा हुआ है TPN, ये है TPN और ये पहले वाली है, ठीक है, जो TPN-1 लिखा है। या इसको ऐसे निकालो कि सीमांत उत्पादन जो है, सीमांत उत्पादन को निकालने का फॉर्मूला क्या कि चेंज इन TP डिवाइड बाय चेंज इन L, कि जो इसको किस तरीके से निकालेंगे, लेबर में चेंज आने से जो कुल उत्पादन में जो चेंज आया है वो भी क्या कहलाएगा, सीमांत उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए अब देख लेते हैं कि यहाँ पर ये इस तरीके से आपने निकाल ही लिया। उसके बाद देखिए मार्जिनल प्रोडक्शन जो है, मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होगा, इनका डिफरेंस हो जाएगा। ऊपर 8 घटाने के लिए कुछ नहीं, 8 आ गया, 20 में से 8 गया 12 आया, 36 में से 20 गया 16 आया, 48 में से 36 का 12 आया, फिर इसमें से 7 आया, फिर इसमें से 5 आया, फिर 0 आया और फिर -4 आया। ये इस तरीके से आ गया। यहाँ पर देखिए कैपिटल लेबर रेशो, पहले 4 हेक्टेयर ज़मीन पर 1 लेबर काम करती थी, फिर 2 करती थी, फिर 3, 4, 5, 6, 7। तो यहाँ पर देख रहे हो ना, इनका रेशो जो है ना चेंज होता जा रहा है, लेबर का और कैपिटल और लेबर का। अब यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात है। वो इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पर आप देखिए, सबसे पहले आप मार्जिनल प्रोडक्शन को देखिए। मार्जिनल प्रोडक्शन जो है ना वो कहाँ पर मैक्सिमम हो गया है, यहाँ पर हो गया है, ठीक है ना, कहाँ पर हो गया है, यहाँ पर ये मैक्सिमम हो गया। इसके बाद क्या, ये घट रहा है, यहाँ पर ये देखिए मैक्सिमम हो गया, उसके बाद ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है यहाँ पर। इसके बाद आप देखोगे कि मैक्सिमम हो गया है। वैसे तो मैक्सिमम यहाँ भी हो जाता है तो कोई नहीं, क्योंकि 60 के बाद तो बढ़ ही नहीं रहा, वैसे यहाँ भी लिख सकते हो, लेकिन मैं जो बताना चाह रही हूँ उसको एक बार ध्यान से देखिए। यहाँ पर कितना हो गया मैक्सिमम, इसके बाद क्या घटना शुरू हुआ, इसलिए हम ये ले रहे हैं। तो देखिए अब ये यहाँ पर मैक्सिमम हो गया है, उसके बाद क्या, ये घटना स्टार्ट हुआ। अब 2 चीज़ देखिए,
दो चीज़ें यहाँ से निकल कर आएंगी कि सबसे पहले मैक्सिमम कौन सा होता है, सीमांत उत्पादन। जो एक्स्ट्रा लेबर लगाते हो उसका जो मार्जिनल प्रोडक्शन है वो सबसे पहले मैक्सिमम होता है। उसके बाद होता है मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन और उसके बाद होता है टोटल प्रोडक्शन। ठीक ये इस तरीके से मैक्सिमम की लाइन चलेगी। अगर हम उसका उल्टा करें, ठीक है, सबसे पहले कौन सा गिरना शुरू करेगा, जो मैक्सिमम हुआ होगा। क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सबसे पहले कौन सा गिरता, मार्जिनल प्रोडक्शन, एवरेज प्रोडक्शन या टोटल प्रोडक्शन, तब बताओगे सबसे पहले देखिए ये क्या गिरेगा, मार्जिनल प्रोडक्शन गिरेगा, उसके बाद ये गिरेगा और उसके बाद ये गिरेगा। तो यानी कि सीक्वेंस है इसकी, मैक्सिमम की भी और एक तरीके से गिरने की भी। तो सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्शन गिरेगा, फिर एवरेज प्रोडक्शन गिरेगा और फिर जाकर टोटल प्रोडक्शन गिरेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं। देखिए जब यहाँ से यहाँ तक आप 3 लेबर लगाते हो ना, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है ना, जब ये 3 लेबर लगाए जाते हैं तो यहाँ से जो आपको रिटर्न्स मिलते हैं ना, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, तो देखिए डबल से ज़्यादा उत्पादन हो रहा है। तो यहाँ तक आपको मिल रहे हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स, ठीक है ना। आपका कुल उत्पादन जो है ना, टीपी जो है, जो टोटल प्रोडक्शन है, वो इंक्रीज कर रहा है एट इंक्रीजिंग रेट। क्या बोला मैंने कि इंक्रीज कर रहा है बढ़ती दर से, इसलिए जो सीमांत उत्पादन है ना वो भी बढ़ रहा है। देखिए इसी स्टेज में आप देखिए, जब आपका ये डबल से ज़्यादा बढ़ रहा है तो सीमांत उत्पादन में 8 से 12 से 16 इनके बढ़ रहा है, तो सीमांत उत्पादन बढ़ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर आपकी कॉस्ट क्या है, कम है। आपको इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर, देखिए फैक्टर है ये। जब हम एक वेरिएबल की शॉर्ट रन की बात करते हैं ना, एक वेरिएबल फिक्स की बात करते हैं, तो वहाँ पर रिटर्न टू फैक्टर लिखते हैं, ठीक है ना, फैक्टर लिखते हैं। लिखा आया था कि रिटर्न टू फैक्टर क्या होता है, शॉर्ट रन में होता है, ठीक है ना। रिटर्न टू स्केल किस में होता है, लॉन्ग रन में होता है। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर है, यानी कि जैसे जैसे आप लेबर को बढ़ा रहे हो 3 लेबर तक इस 4 एकड़ ज़मीन पर, वैसे वैसे आपका उत्पादन बढ़ रहा है बढ़ती दर से। और ये 3 चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर करवा दी। उसके बाद देखिए जब सेकंड स्टेज में आप प्रवेश करते हो, तो सेकंड स्टेज मैंने यहाँ पर लिखी हुई है कि चौथी यूनिट से लेकर, नहीं कि जो आपने 4 लेबर लगाई है 4 से लेकर 6 तक, तो यहाँ पर आप देखिए पहले 16 से 12 हुआ, यानी कि घट रहा है, 7 हुआ, 5 हुआ। लेकिन देखिए यहाँ पर रिटर्न्स कैसे मिल रहे हैं फैक्टर को, कैसे मिल रहे हैं, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर। जैसे जैसे लेबर को आपने 3 से 4 किया, वैसे ही उसका उत्पादन, इस चौथी लेबर का है ये उत्पादन, तो कितना होगा, 12 होगा। जैसे आपने 5वीं लगाई उसका 7 आया, छठे का आया 5 आया, ठीक है। ये तो है कुल उत्पादन कि 4 का मिलाकर 48 है, 5 का मिलाकर 55 है, 6 का मिलाकर 60 है। लेकिन ये सिंगल इस का है, ये 4 का ये इतना है, 5वीं लेबर का इतना और छठी का लेबर का। तो देखिए यहाँ पर क्या है, जो फैक्टर के ऊपर जो आपको रिटर्न्स मिल रहे हैं ना, वो कैसे मिल रहे हैं, डिक्रीजिंग मिल रहे हैं। इसलिए लिखा हुआ है डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर्स, किसके अंदर, इसके अंदर, ठीक है ना। यहाँ जब आप इस पार्ट में आ जाते हो तो उसके अंदर देखिए, लेकिन डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, ठीक है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर और डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, क्या है, यानी कि जैसे जैसे लेबर बढ़ाई जा रही है उसके नेक्स्ट लेबर की जो सीमांत उत्पादकता वो घट रही है। और जो टीपी है ना वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज तो कर रहा है, देखिए इंक्रीज कर रहा है, 48 से 55 हुआ, 60 हुआ, बट डिक्रीजिंग रेट, ठीक है ना, डबल से कम रेट से, ठीक है ना, डबल से पीछे रह गया। जैसे 8 से 16 होता ना, 8 से जैसे 13 हो जाए, 12 हो जाए, 11 हो जाए, इस तरीके से। तो ये तीनों चीज़ें, ये एक एक चीज़ आपको ध्यान से सुनना और ध्यान से देखना। जब आते हैं इस स्टेज के अंदर, इस स्टेज में क्या होता है कि आपका जो है ना सीमांत जो टोटल प्रोडक्शन है वो क्या है, मैक्सिमम है। जहाँ पर टीपी मैक्सिमम होता है वहाँ पर एमपी क्या होता है, 0 होता है। 0 क्यों होता है, क्योंकि देखिए 60 में से 60 गया तो 0 ही आएगा। उसके बाद क्या, अगर आप 7वीं लेबर तक लगाते हो तो क्या होगा, आपका उत्पादन मैक्सिमम हो चुका है। इससे जो ये 4 एकड़ ज़मीन आप इसका पूरा यूटिलाइज कर चुके हो, इसके यूटिलाइजेशन तो इसका यहीं ख़त्म हो जाता है, क्योंकि इसके बाद तो उत्पादन बढ़ा ही नहीं। फिर भी आपने कोशिश की कि मैं 7 यूनिट तक लगाता हूँ। अगर इसके बाद भी आप उत्पादन बढ़ाने के लिए लेबर का 8वीं यूनिट भी लगाते हो, 8वीं लेबर भी अगर लगाते हो, तो बेवकूफ़ी साबित हो गई और आपका उत्पादन पहले से क्या हो जाएगा, जो कुल उत्पादन है वो गिर जाएगा। ये गिर जाएगा तो इनका डिफरेंस ही है, तो सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा जो 8वीं लेबर आई उसने क्या किया, पहले इसकी माइनस में लेगी उत्पादन को, ठीक है ना। इसने कुछ भी उत्पादन नहीं किया बल्कि 4 यूनिट घटवा और दी। तो इसको बोलते हैं कि नेगेटिव रिटर्न टू फैक्टर, यानी कि जो ये 8वीं लेबर आई है उसका उत्पादन क्या है, नेगेटिव रहा। और मार्जिनल प्रोडक्शन भी यहाँ पर क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। और टीपी जो कुल उत्पादन है वो घटना शुरू हो जाता है, डिक्रीज होना शुरू हो जाता है।
यहाँ तक इसको बोलते हैं फर्स्ट स्टेज। ये जो सेकंड होती है, सेकंड स्टेज होती है, और ये होती है थर्ड स्टेज। ना तो उत्पादक इसके अंदर उत्पादन करता प्रोड्यूसर जो है, और ना ही वो थर्ड के अंदर करता, ठीक है ना। जो वो उत्पादन करता वो सेकंड स्टेज के अंदर करता। क्यों? यहाँ तो अभी बढ़ रहे थे ना, जैसे 12 से 16, तो उसको क्या पता कहाँ तक बढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए सीमांत उत्पादन भले ही घट रहा है, लेकिन क्या है, पॉजिटिव है, ठीक है ना, इसलिए यहाँ तक वो लेबर को लगाएगा। तो इसका आपने देख लिया कि सेकेंड स्टेज के अंदर जो है प्रोड्यूसर क्या करना पसंद करेगा, उत्पादन करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। और सेकेंड स्टेज की कहाँ से स्टार्टिंग होगी, और ये भी देख लिया अपने कैपिटल लेबर रेशो क्या है वो चेंज हो रहा है। तो अब देखिए इसका डायग्राम देख लेते हैं। डायग्राम को आप बड़ा ध्यान से देखिएगा, जिस तरीके से आपने टेबल को देखा उसी तरीके से आप डायग्राम को देखिए। डायग्राम में ये देखिए, ये कुल उत्पादन का कराव, ठीक है, कुल उत्पादन का कराव, ये यहाँ तक आपको ये फर्स्ट स्टेज दिखा रहा है कि उत्पादन इंक्रीज करता है एट ए इंक्रीजिंग रेट। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा सा बनाकर दिखा देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है, इस तरीके का जब कराव बनता है ना, इस तरीके का, ठीक है, इसका मतलब होता है, देखिए यहाँ पर लेबर है, आपने लेबर इतनी लगाई, आउटपुट आपका इतना है, आपने लेबर इतनी लगाई, इतनी, ठीक है ना, L से L1 की, आपका आउटपुट क्या हुआ, इतना Q से Q1 हुआ। और थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक है ना। आपने लेबर क्या किया, एक इतनी ही यूनिट लगानी है, ठीक है ना, इतना ही स्पेस रहने चाहिए। देखिए जैसे जैसे आप लेबर को इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे आपका आउटपुट लेबर की बजाय क्या, ये तो देखो थोड़ी सी बड़ी है, लेकिन आपका आउटपुट ज़्यादा से बढ़ रहा है, इसलिए बोलते हैं इंक्रीज करा एट ए इंक्रीजिंग रेट। अगर इस कराव की सेफ होती है इस तरीके की, ठीक है ना, इस कराव की अगर सेफ होती है इस तरीके की, तो इसका मतलब होता है कि यहाँ पर जैसे जैसे फैक्टर बढ़ाए जा रहे हैं ना, फैक्टर तो ज़्यादा से बढ़ रहे हैं, ठीक है ना, फैक्टर तो ज़्यादा से बढ़ रहे हैं आपके, लेकिन आउटपुट इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन इनके कंपेयर में कम, ठीक है। ये दोनों जो वो आप समझ जाइएगा इन चीज़ों को। अब देखिए ये टीपी कर रहा है इंक्रीज एट ए इंक्रीजिंग रेट, यहाँ तक आगे इंक्रीज तो करा बट ए डिक्रीजिंग रेट। यहाँ पर जाकर क्या हो जाता है, ये मैक्सिमम हो जाता है, जो कि 60 हुआ था, उसके बाद ये गिनना स्टार्ट होता है, ठीक, कुल उत्पादन यहाँ पर जाकर गिनना स्टार्ट होता है। अभी हमने देखा था कि सबसे पहले क्या गिरा था, मार्जिनल प्रोडक्शन, फिर एवरेज प्रोडक्शन, फिर टोटल प्रोडक्शन। या तो आप यहाँ से डायग्राम को उठा लो तब भी काम चल जाएगा, यहाँ से आपको डायग्राम समझना, फिलहाल वहाँ पर सिक्वेंस आप समझ चुके हो। इस पॉइंट को हम बोलते हैं जहाँ से कराव इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग होगा, या ये बोलो आप जहाँ से कराव क्या करता है, अपनी शेप को चेंज करता है, तो उसको बोलते हैं इन्फ्लेक्शन का पॉइंट। ये इन्फ्लेक्शन का पॉइंट है, इन्फ्लेक्शन पॉइंट, ठीक है। उसके बाद देखिए जहाँ पर ये इन्फ्लेक्शन का पॉइंट होता है, जहाँ से जो टोटल प्रोडक्शन है वो इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग, यानी कि इंक्रीज तो करेगा बट डिक्रीजिंग रेट, उसी पॉइंट पर जो आपका मार्जिनल प्रोडक्शन होता है ना वो मैक्सिमम होता है। देखिए इसी पॉइंट पर जो मार्जिनल प्रोडक्शन जो है ना वो मैक्सिमम होता है। अगर यहाँ पर आप देखो तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए आपका उत्पादन तो बढ़ा, ठीक है ना, बढ़ रहा है 36 से 4855, लेकिन ये घटती दर से बढ़ रहा है, यहाँ तक बढ़ती दर से था, ठीक है। तो ये कैसा है, घटती दर से इंक्रीज कर रहा है, यानी कि डबल से कम रेट से बढ़ रहा है। इसलिए क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि जहाँ पर आपका इन्फ्लेक्शन का पॉइंट आएगा, इसके कारण से करो कि जो शेप चेंज होगी, वहाँ पर आपका सीमांत उत्पादन जो लेबर आपने लगाई है, ये जो लेबर लगाई है, ये वाली तीसरी लेबर लगाई है, उस पॉइंट पर ये इन्फ्लेक्शन का पॉइंट होगा, क्योंकि इसके बाद ही करो शेप चेंज करेगा और इसी के ऊपर जो सीमांत उत्पादन है ना वो मैक्सिमम होगा। उसके बाद देखिए इंक्रीज करा एट ए डिक्रीजिंग रेट, ये यहाँ तक जाता है, तो उस टाइम पर क्या होगा, आपका मार्जिनल प्रोडक्शन क्या है, गिरेगा। जब ये मैक्सिमम हो जाएगा, जब टीपी मैक्सिमम होगा, यानी कि टोटल प्रोडक्शन 60 हो जाएगा, तो यहाँ पर सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये ध्यान रखना। उसके बाद देखिए जब ये गिरना स्टार्ट हो जाएगा, ये 0, ये तो ये मार्जिनल प्रोडक्शन आपका उसके बाद नेगेटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखोगे। ये इसकी स्टोरी है। दूसरा देखिए, आपने देख लिया कि भाई ऐसा होगा। अब मैं एपी और एमपी के बारे में आपको बताती हूँ, एवरेज प्रोडक्शन, और स्टेज बताती हूँ कि इस फर्स्ट स्टेज कहाँ से कहाँ तक होती है और सेकंड कहाँ से स्टार्ट होगी, थर्ड कहाँ से स्टार्ट होगी। अब यहाँ पर आप देखिए
एक तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा, एक तो ये इन्फ्लेक्शन का पॉइंट आपसे पूछ सकता है, ठीक है ना। क्या इन्फ्लेक्शन के पॉइंट पे सीमांत उत्पादन मैक्सिमम होता है, तो आप बताओगे हाँ सीमांत उत्पादन वहाँ पर मैक्सिमम होता है। दूसरा केस वो क्या पूछेगा, दूसरा केस ये पूछेगा एपी और एमपी का रिलेशन बताओ। अब एपी और एमपी का रिलेशन देखिए, अगर जब ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, एवरेज प्रोडक्शन इक्वल टू मार्जिनल प्रोडक्शन, तो यहाँ पर देखिए जो एमपी है ना, एमपी जो मार्जिनल प्रोडक्शन है, ये जो मार्जिनल प्रोडक्शन है यहाँ पर आप देख रहे हो, तो जहाँ पर ये मार्जिनल प्रोडक्शन, इसको कहाँ पर ऊपर से कट कर रहना ये वाला, तो आप बताओगे कि जहाँ पर मार्जिनल प्रोडक्शन और एवरेज प्रोडक्शन दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, उस पॉइंट पर एवरेज प्रोडक्शन होता है मैक्सिमम, ठीक है ना। एवरेज प्रोडक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। एवरेज प्रोडक्शन आपका मैक्सिमम होगा और मार्जिनल प्रोडक्शन उसको ऊपर से कट कर रहा होगा, देखो ऊपर से कट क्या रहा। इससे पहले की अगर बात करोगे तो मार्जिनल प्रोडक्शन क्या ज़्यादा होगा, एवरेज प्रोडक्शन कम होगा। इसके आगे की बात करोगे तो एवरेज प्रोडक्शन ज़्यादा होगा और मार्जिनल प्रोडक्शन कम होगा। ये रिलेशन आपसे वो पूछता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिए। और यहाँ पर क्या है कि चेंज इन एक्स डिवाइड बाई चेंज इन एल, यानी कि आउट लेबर में चेंज होने से आउटपुट में जो चेंज आया, यहाँ पर ग्रेटर देन होता है, यहाँ पर लेस देन होता है। ये सारी चीज़ें मैं बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में, तो उन चीज़ों को ही आप अपने साथ रिलेट करिएगा और तब जाकर इन चीज़ों को आप समझिएगा। तो देखिए इससे आगे नेक्स्ट टॉपिक हम करते हैं कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन, फिर CES के बारे में आपको बताऊंगी। अब देखिए कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन से पहले मैं आपको एक बार थोड़ा सा जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था उसका कुछ पोर्शन रह जाता है, उसको मैं बता देती हूँ। एक तो उसकी अजम्पशन थी, अजम्पशन तो मैं आपको बता चुकी हूँ, वही है कि यहाँ पर क्या है कि साधन यानी कि जो इनपुट्स हैं के संयोग के अनुपातों का परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि 4 एकड़ ज़मीन के साथ 1 लेबर, 4 एकड़ ज़मीन के साथ 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, इस तरीके से, तो उनका रेशो जो है ना वो चेंज होता गया। दूसरा है कि यहाँ पर एक साधन परिवर्तनशील है, जैसे कि लेबर, अदर फैक्टर क्या है, कांस्टेंट है। सब जितने भी लेबर है यानी कि जितनी भी यूनिट्स आपने लेबर की लगाई सारी की सारी होमोजीनियस है, एक जैसी वैल्यू रखती है, उनकी जो क्वालिटी वाइज जो लेबर है वो एक जैसी है। दूसरा यहाँ पर टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहती है। शॉर्ट रन की आप बात कर रहे हो, पहले आपको इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर मिले, फिर आपको डिक्रीजिंग मिले और फिर क्या मिले, डिमिनिशिंग, यानी कि पहले इंक्रीजिंग फिर कांस्टेंट और फिर क्या होगा, डिमिनिशिंग आपको मिले। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो वस्तु है उसको भौतिक इकाइयों में मापा जाता है, पैसे में मापा जाता है, जैसे क्विंटल हो गया, टन हो गया, इस तरीके से। अब इसका प्रैक्टिकल फॉर्म देख लेते हैं कि जो घटते बढ़ते अनुपात का नियम है या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन है, उसकी प्रैक्टिकल यानी कि व्यवहारिकता कहाँ पर है। इसको सबसे पहले ना 18वीं शताब्दी में दिया था टर्गट ने, ठीक है, टर्गट ने, ये ध्यान रखिएगा। इसको सबसे पहले किसने दिया, टर्गट ने 18वीं शताब्दी में, और माल्थस रिकार्डो ने इसको फिर आगे एक तरीके से अच्छा बनाया, उससे ज़्यादा फिर इसको मार्शल ने। इसका मतलब आपने देख लिया कि इसके साथ कौन कौन लगे हुए हैं। टर्गट ने सबसे पहले दिया, फिर माल्थस रिकार्डो ने इसको इम्प्रूव किया, फिर सबसे ज़्यादा इम्प्रूव किया यहाँ पर मार्शल ने। इसकी इंपॉर्टेंस है, माल्थस की जो पॉपुलेशन थ्योरी है ना, पॉपुलेशन थ्योरी आप पढ़ते हो ना, पॉपुलेशन थ्योरी का क्या मतलब है कि जो उत्पादन जो बढ़ता है ना वो तो बढ़ता है एक तरीके से अर्थमेटिक रेशो से, लेकिन जो पॉपुलेशन बढ़ जाती है वो ज्योमेट्रिक रेशो से बढ़ जाती है। पॉपुलेशन ज़्यादा से बढ़ती है, उत्पादन कम से बढ़ता है, वो इसी नियम के ऊपर आधारित है। दूसरा है कि रिकार्डो की जो रेंट की थ्योरी है, जो लगान की थ्योरी है, वो भी इसी के ऊपर बेस्ड है। उसके बाद देखोगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी या फिर डिस्ट्रीब्यूशन जो थ्योरी है वो भी इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। जो कोव डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है इसको सबसे पहले किसने दिया ये देखेंगे, और फिर कहाँ कहाँ पर ये अप्लाई होता है। ये देखिए जो यूएस की इकोनॉमी है ना, वहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है ये वहाँ पर सबसे पहले अप्लाई करके देखा गया। इसके अंदर अप्लाई का क्या मतलब है, ये सबसे पहले दिया था एक तरीके से कॉन्ट विक्सल ने 1851 से 1926 में, फिर इसको 1928 में चार्ल्स कोब एंड पॉल डगलस ने दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर अप्लाई करके देखा गया लेबर और कैपिटल को अप्लाई करके देखा गया कि कितना उत्पादन करेंगे तो कितना लेबर की ज़रूरत है और कितना
कैपिटल की ज़रूरत है मैन्युफैक्चरिंग में सबसे पहले। तो इन्होंने जो लेबर का हिस्सा लिया वो लिया 75% और जो कैपिटल का लिया वो लिया 25%, या 3/4 और 1/4 बोलो कि लेबर का कितना लिया 3/4 और जो कैपिटल है वो कितना ली 1/4। सबसे पहले जब ये ओरिजिनली डेवलप किया जा रहा था तो उस टाइम पे ये सिर्फ वहाँ पर अप्लाई होता था होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर। होमोजीनियस का मतलब होता है समरूप उत्पादन फलन, ठीक है ना। होमोजीनियस समरूप, प्रोडक्शन का मतलब उत्पादन, फलन का मतलब क्या है, फंक्शन का मतलब क्या, फलन, समरूप उत्पादन फलन या होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। जब हम बात करते हैं होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन की तो यहाँ पर हम बता रहे होते हैं कि वहाँ पर जो रिटर्न्स मिल रहे हैं ना वो कॉन्स्टेंट मिल रहे हैं, ठीक है ना, स्थिर प्रतिफल मिल रहे हैं। स्थिर प्रतिफल का क्या मतलब है, जितना आप फैक्टर को लगाओगे उतने से उत्पादन आएगा। अगर आप फैक्टर को डबल करते हो तो उत्पादन डबल हो जाएगा, ट्रिपल करते हो तो ट्रिपल हो जाएगा, 4 फोल्ड करते हो तो 4 फोल्ड आपके पास उत्पादन आ जाएगा। तो इस तरीके से ये बातें कही गई। तो आपने अभी तक क्या जान लिया है कि सबसे पहले इसको विक्सल ने दिया, फिर कॉब डगल्स ने 1928 में दिया। सबसे पहले ये क्या था, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के ऊपर काम करता था या होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन के ऊपर काम करता था। जो लेबर इनपुट लिया गया था 75% था, कैपिटल इनपुट था कितना था 25% था। ये लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है, यानी कि जो इसकी इलास्टिसिटी है ये लेबर की इलास्टिसिटी है कैपिटल की, यानी कि जो सब्स्टिट्यूट किया जा रहा है इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये उनके बराबर आ जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। आगे इसकी जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ें हैं वो यहाँ से स्टार्ट होती हैं। अब हम बात करते हैं कि ये फंक्शन है, अभी ओरिजिनली जो इस कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन था वो ये था ओरिजिनली, यानी कि स्टार्टिंग में जो दिया था तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के ऊपर ही था। और तो अब इस था क्या कि ए एल अल्फा के 1 माइनस अल्फा, ठीक है, क्या था ए एल अल्फा के 1 माइनस अल्फा। और यदि इन दोनों को, इसकी इलास्टिसिटी को और इसकी इलास्टिसिटी को अगर हम जोड़ देते तो वो इक्वल टू 1 आने चाहिए। इसका मतलब यही है कि स्टार्टिंग में जो इनिशियली जो कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन था वो क्या था, कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर के ऊपर आधारित था। अब जो नया हमारा जो फंक्शन है वो ये है कि ये क्यू है, ये ए है, अल्फा एल है, अल्फा है, के बीटा। इसको 1 माइनस अल्फा को ही हम क्या लिख सकते हैं, बीटा लिख सकते हैं। ठीक, दूसरी बात देखिए, इनिशियली तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल था, लेकिन अब क्या है, ये घटते प्रतिफल, बढ़ते प्रतिफल और कांस्टेंट तीनों के ऊपर काम करता है। जब हम बात करते हैं कांस्टेंट की तो इसका मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, लेबर की इलास्टिसिटी और कैपिटल की इलास्टिसिटी, यदि ये दोनों एक से ज़्यादा हैं, एक से अगर ज़्यादा होंगे तो ये तो था कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, अगर ये एक से ज़्यादा है तो यहाँ पर हो जाएगा कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर, और यहाँ पर अगर आप इसके बाद बात करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। और उसके बाद अगर आप बात करते हो अल्फा प्लस बीटा लेस देन 1 तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप एक बार। तो आपने देख लिया 3 तरीके के हैं कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। कब, नए वाले जो प्रोडक्शन फंक्शन है। अब आपने यहां तक ये देख लिया, अब मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो बताऊंगी उसको ध्यान से सुनिएगा। अब आपने देखा कि हमारा जो प्रोडक्शन फंक्शन है ये क्यू ए एल अल्फा के बीटा, ये फंक्शन आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए क्यू को हम क्या बोलते हैं, सारे जो मैंने यहाँ पर लिखे हुए वो सारी बातें याद रखोगे। क्यू जो है वो टोटल प्रोडक्शन को दिखाता है, ठीक है ना, ये टोटल प्रोडक्शन को दिखाता है। लेबर क्या, लेबर इनपुट है। इनपुट क्या कि जब हम ये उत्पादन करेंगे तो हमें कुछ इनपुट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये सारे इनपुट है। के क्या है, कैपिटल इनपुट है। ए क्या, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी, ए क्या, टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी है। और ये क्या है, टेक्नोलॉजी, ए को ही हम क्या बोलते हैं, टेक्नोलॉजिकल चेंज भी बोलते हैं। दूसरा देखिए अल्फा बीटा क्या है, आर द आउटपुट इलास्टिसिटी है। आउटपुट की इलास्टिसिटी, ये लेबर की इलास्टिसिटी है, ये बीटा जो कैपिटल के, दोनों को मिला देंगे तो इस आउटपुट की इलास्टिसिटी हम बोल देंगे। ठीक है, और ए अल्फा और बीटा पॉजिटिव पैरामीटर, ये ए अल्फा और बीटा क्या है, तीनों के तीनों पॉजिटिव ही है, नेगेटिव नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये 0 से ज़्यादा होंगे। ये बात आपको क्लियर हुई। ये सारे आप जो मेंशन किए हुए हो इनको नोट डाउन कीजिएगा और साथ के साथ में नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा। और साथ में जो मैंने आपको बुक बताई है, जो रिकमेंड की हुई है, वो आप बुक ले लीजिएगा और अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा। ए एल अल्फा के बीटा।
अब यहाँ पर आगे देखिए, यहाँ से आगे स्टार्ट होती है, मतलब कैसे निकालेंगे हम। सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्शन निकालेंगे, फिर हम देखेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो देख लेते हैं कि इसी फंक्शन को अब आगे लिखेंगे हम कि क्यू ए एल अल्फा के बीटा। अब देखिए इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको करनी बहुत ज़रूरी है। ये प्रॉपर्टीज अगर आप नहीं करते हो तो कॉफ डगलस प्रोडक्शन आपको नहीं आएगा और ना ही आपका क्वेश्चन सोल्व होगा। तो देखिए प्रॉपर्टीज में फर्स्ट है कि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अभी पढ़ चुके, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का मतलब होता है कि जिस तरीके से आप फैक्टर को चेंज करोगे, अगर फैक्टर को डबल करोगे तो उत्पादन भी डबल हो जाएगा, अगर फैक्टर को ट्रिपल करोगे तो उत्पादन भी ट्रिपल हो जाएगा। फिर आपने देखा कि अगर डबल से फैक्टर आपने डबल किया और डबल से ज़्यादा आ जाता है उत्पादन, तो आपके क्या मिलेंगे, बढ़ते प्रतिफल मिलेंगे। यदि आपने फैक्टर डबल किए और उत्पादन डबल से कम हुआ तो आपको घटते प्रतिफल मिलेंगे। तीनों प्रतिफल के बारे में, रिटर्न्स के बारे में आप पढ़ चुके हो। अब देखिए यहाँ पर आपने ये फंक्शन लिख लेना कि क्यू जो है ना, जो आउटपुट है वो क्या है कि ए एल अल्फा के बीटा। अब देखिए ये आपने देखा कि ये क्या है, एफिशिएंसी पैरामीटर बोलो या टेक्नोलॉजिकल चेंज बोलो, ये क्या है, लेबर इनपुट या कैपिटल इनपुट, ये इसकी इलास्टिसिटी, ये इसकी इलास्टिसिटी। अगर दोनों के बारे में देखोगे तो आउटपुट की इलास्टिसिटी, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। तो अब बस इस फंक्शन के बारे में आपने जानना। फर्स्ट देखिए हम निकालेंगे एवरेज प्रोडक्शन मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर। वो पूछता है कि कौन, क्या एवरेज प्रोडक्शन मार्जिन प्रोडक्शन एक दूसरे के बराबर होता है। जब तक आप निकालोगे नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि बराबर होता है या नहीं होता है। जो मार्जिनल प्रोडक्शन होता है ना, जो एवरेज प्रोडक्शन होता है वो होता है, जैसे अभी पढ़ा ना आपने, टी पी डिवाइड बाई एल, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि एवरेज प्रोडक्शन क्या होगा, एवरेज प्रोडक्शन होगा आपका यानी कि आउटपुट जितना भी है और डिवाइड बाय चाहे लेबर है चाहे कैपिटल है, ठीक है ना। फैक्टर की बात करोगे, जब आप मार्जिनल प्रोडक्शन की बात करते हो तो यहाँ पर क्या होता है, जो चेंज इन आउटपुट में जो चेंज आया है वो क्या है। अगर लेबर का निकालोगे तो यहाँ पर चेंज, जैसे यहाँ पर लेबर का निकालना था तो लेबर आ जाता, यदि कैपिटल का निकालते तो यहाँ पर कैपिटल आ जाता। तो एवरेज प्रोडक्शन इस तरीके से निकालोगे। और मार्जिनल प्रोडक्शन अगर लेबर का निकाल रहे हो तो ये इस तरीके से आ जाएगा, लेबर आ जाएगा कि लेबर में चेंज होने से आउटपुट में कितना चेंज आए। यदि मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, इस तरीके से आ जाएगा। तो इसी को आपने यहाँ पर निकालना, यानी कि डेरिवेटिव कर देना है इसका। तो हम मार्जिनल में एवरेज प्रोडक्शन ऐसे ही निकल जाएगा आपका। अब देखिए हम निकालते सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, कैपिटल निकालने की ज़रूरत नहीं है, वो लेबर निकालोगे तो उसी से निकल जाएगी। फंक्शन ये है कि ए एल अल्फा के बीटा। अब क्या करोगे, एल के अगर निकाल रहे हो तो यानी कि चेंज इन आउटपुट की और चेंज इन एल, इस तरीके से लेबर की प्रोडक्टिविटी निकलेगी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। तो यहाँ पर देखिए ए ये है, अब अल्फा कहाँ पर आ जाएगा, आगे आ जाएगा। जब डेरिवेटिव करते ऊपर से नीचे आगे आ जाएगा और इस पावर में से एक माइनस हो जाता है। तो यहाँ पर लिखोगे एल अल्फा -1 के सेम रहेगा के बीटा। तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका फंक्शन। अब सेकंड स्टेप में आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में आप करोगे कि ये जो अल्फा है ए एल, एक बार एल को क्या करोगे आप अल्फा के साथ लगा दोगे, एक बार -1 के साथ, इसको इस तरीके से लिख देते हैं और के बीटा। इसके बाद सेकंड स्टेप जब आप करोगे अल्फा ए एल अल्फा, ये माइनस का ये नीचे आकर प्लस का हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का यहाँ पर 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो ऐसी पावर 1 होती है। और के बीटा, के की पावर बीटा, ये इसकी इलास्टिसिटी, ये इस तरीके से। अब आप देखिए ये तो वही सेम फंक्शन हो गया ना पहले वाला, स्टार्टिंग वाला, कि ए एल अल्फा के बीटा, ए एल अल्फा के बीटा। तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो, आउटपुट लिख सकते हो ना। इस पूरे की जगह आप क्या लिख सकते हो कि अल्फा आउटपुट डिवाइड बाय एल। तो ये निकल कर आ गया आपका मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। और एवरेज प्रोडक्शन होता ना जो लेबर का, वो निकलता क्यू डिवाइड बाय एल, ठीक है ना। आउटपुट को अगर हम एल से डिवाइड कर दें तो वो इस तरीके से निकल कर आ जाएगा।
अब यहाँ पर अगर कैपिटल का निकालोगे ना, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, तो वो हो जाएगा आपका, यहाँ पर अल्फा की जगह बीटा आ जाएगा और क्यू डिवाइड बाई के आ जाएगा। और अगर एवरेज प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल निकालोगे तो क्या आ जाएगा, क्यू डिवाइड बाई के। तो ये इस तरीके से आपने निकालना है। तो अब आपके काम आएगा ये वाला आगे। तो वो आपसे ये पूछता है कि इसका एवरेज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल के एक दूसरे के बराबर होते नहीं ना। यहाँ पर अल्फा है, यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर के है, यहाँ पर एल है। दूसरी बात है, ये फॉर्मूला आपसे पूछता है यहाँ पर अल्फा की जगह बीटा रख देगा वो, तो ये मिस्टेक हो जाएगी। दूसरा क्या है, वो कहते हैं कि ए पी और एम पी एल दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, दूसरे के बराबर नहीं है, दोनों डिफरेंट है। ठीक, तो ये दोनों वैल्यू अब यहाँ पर आप याद रखिए कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर ये आई है और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल जो है वो आपकी निकल कर आई है यहाँ पर बीटा इनटू में क्यू डिवाइड बाई के। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब ये क्यों ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आपके काम आएगा। फिर उसके बाद निकालना मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल। यहाँ पर लिखोगे कि सेकंड हमारा जो थर्ड है पॉइंट है प्रॉपर्टीज का MRS, लेबर में और कैपिटल में जो सब्स्टिट्यूशन है, ये इस तरीके से निकलेगा कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। ठीक है, कि MRS जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल कैसे निकलेगा कि सीमांत उत्पादकता लेबर की और सीमांत उत्पादकता किसकी, कैपिटल की है। कैसे लिखोगे फिर इसको, इस तरीके से लिख दोगे ना आप, ये वाले रहे कि अल्फा क्यू एल डिवाइड बाय बीटा क्यू के। अगर इसको अपोजिट करोगे आप तो अल्फा क्यू बाई एल और इंटू में क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये क्या जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये क्या हो जाएगा के बाई क्यू। इस तरीके से हो जाएगा, के बाई क्यू हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे तो बीटा है, तो क्या आ जाएगा अल्फा डिवाइड बाई बीटा और इंटू में के बाई एल। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS क्या हो गया, लेबर और कैपिटल की क्या निकल कर आई, अल्फा डिवाइड बाई बीटा, लेबर की इलास्टिसिटी डिवाइड बाय कैपिटल की इलास्टिसिटी, कैपिटल इनपुट लेबर इनपुट। तो ये निकल कर आ जाएगी सीमांत प्रतिस्थापन की दर श्रम में और पूंजी में, ये निकल कर आ गई। अब इसके बाद हम निकालेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्या निकालेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैं बता देती हूँ एक बार, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन में जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन है ना वो इक्वल टू 1 है, ये ध्यान रखिएगा। वो इक्वल टू 1 क्यों है, अब इसको देखेंगे इस फॉर्मूले को ही आगे, इसी में से निकल कर आ जाएगा आपका कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों है 1 के इक्वल। इसको हम लिखेंगे ES इस तरीके से कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है ना, या इसको ऐसे लिखा मिलेगा आपको सिग्मा टाइप, 6 नहीं है सिग्मा है। तो इसका निकालने का क्या मतलब होता है, प्रोपोर्शनल चेंज इन कैपिटल आउटपुट रेशो। लिख देती हूँ, प्रोपोर्शनल चेंज इन कैपिटल आउटपुट रेशो डिवाइड बाय कि प्रोपोर्शनल चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल। प्रोपोर्शनल चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS लेबर एंड कैपिटल। ठीक है, और जो MRS है ना, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है, ये क्या करती है, जो कॉस्ट है ना उसको मिनिमाइज करने का काम करती है। अब देख लेते हैं यहाँ पर इसका क्या मतलब, प्रोपोर्शनल चेंज इन कैपिटल आउटपुट रेशो। ठीक है ना, कैपिटल जो आउटपुट रेशो उसमें प्रोपोर्शनल चेंज को दिखाएंगे। तो इसको इस तरीके से लिखते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन, ये चेंज इन के डिवाइड बाय एल डिवाइड बाय के बाय एल, और फिर इसके नीचे लिखोगे चेंज इन मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल डिवाइड बाय मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल। ये तो बिना चेंज के, नीचे वाले, ऊपर वाले क्या है चेंज के। इनिशियली ये कैपिटल लेबर रेशो था, उसके बाद ये कैपिटल लेबर रेशो हुआ,
इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बाद, ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन के फॉर्मूले की बात करें उस पहले ये थी सीमांत प्रतिस्थापन की दर जो थी चेंज होने के बाद ये आई। बस इसकी वैल्यू रख दोगे कि k/L डिवाइड बाय k/L। ये क्या था कि चेंज इन, यहाँ पर क्या था कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, ऐसे निकाला था ना भाई MRS को, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर डिवाइड बाय मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, इसी तरीके से निकाला था। या जो इसकी वैल्यू निकल कर आई थी, वैल्यू क्या निकल कर आई थी, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। जब लेबर की निकाली तो वो क्या मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर और कैपिटल की क्या निकल कर आई थी, लेबर की आपको याद होगा ऐसे आई थी अल्फ़ा Q डिवाइड बाय L, ठीक है। और जो इसकी आई थी वो क्या निकल कर आई थी, बीटा Q डिवाइड बाय L, ऐसे ही निकल कर आई थी। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, पहले तो इसके साथ ये चेंज लगा दोगे, ये इसके साथ मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन लेबर एंड कैपिटल इसकी रख दोगे और फिर इसकी रख दोगे। देखिए यहाँ पर अब इससे पहले आपने निकाला था ना कि मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, तो इस तरीके से निकल कर आई थी ना, ये Q से Q कैंसिल हो गया था, तो क्या आई थी अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा, ठीक है ना, इनटू में k/L, ये निकल कर आई थी। तो बस इस वैल्यू को यहाँ पर रखोगे, यहाँ पर चेंज के साथ कि अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा इनटू में k/L, और यहाँ पर सिंपल लिख दोगे इसके डिवाइड में अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा और इनटू में k/L, इस तरीके से इसको रख दोगे। जब आप इसको कट करोगे ना तो ये सारा का सारा कट होने के बाद यहाँ पर ये निकल कर आएगा आपका, ये जो निकल कर आएगा वो निकल कर आएगा =1, ठीक है ना। इसको काटने के बाद जो इलास्टिसिटी ऑफ सब्स्टिट्यूशन यहाँ पर निकलते हैं वो क्या निकल कर आती है =1, ये सारे क्रॉस हो जाएंगे आपस में, ठीक है ना। ये चेंज वाले के साथ हो जाएगा सिंपल वाले, अल्फ़ा और बीटा यहाँ पर ये हैं और अल्फ़ा और बीटा क्या है, कांस्टेंट है, उनका डेरिवेटिव के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसको अगर आप देखोगे तो इससे के सारे कटने के बाद क्या आ जाएगा, वो =1 आ जाएगा। अगर नहीं होता तो आप मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको बता दूँगी वहाँ पर। उसके बाद आप देखिए कि फैक्टर इंटेंसिटी का यहाँ पर क्या मतलब है, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन जो है ना, उसके किस फैक्टर इंटेंसिटी किससे मेजर करते हो आप, अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा से करते हो, अल्फ़ा डिवाइड बाय बीटा, ठीक है ना। तो अगर ये रेशो है ज़्यादा है तो इसका मतलब आप लेबर इंटेंसिव, रेशो ज़्यादा होने का मतलब है कि लेबर का ज़्यादा यूज किया जा रहा है, लेबर इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। यदि ये रेशो घट जाएगा तो इसका मतलब क्या, ये बढ़ेगा इसलिए ये घटेगा, नीचे वाला बढ़ेगा तो ये घटेगा, ऊपर वाला बढ़ेगा तो ये बढ़ेगा। ऊपर वाले के साथ पॉजिटिव मान लो आप, नीचे वाले के साथ नेगेटिव मानकर चलोगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अल्फ़ा बढ़ता है तो कैपिटल लेबर इंटेंसिव है, यदि बीटा बढ़ता है तो कैपिटल इंटेंसिव, ये ध्यान रखना। यदि ऊपर वाला बढ़ता तो रेशो बढ़ेगा तो ये लेबर इंटेंसिव हो जाएगी, अगर नीचे वाला बढ़ता है तो नीचे वाला कैपिटल का है तो इसलिए कैपिटल इंटेंसिव हो जाएगी। इसका उल्टा भी आप रिवर्स कर सकते हो, ये घटता है तो तब भी इसका मतलब कैपिटल का ज़्यादा यूज किया जा रहा है, कैपिटल इंटेंसिव। अगर ये नीचे वाला घटता है और इसका मतलब लेबर का ज़्यादा यूज किया जा रहा है तो लेबर इंटेंसिव। तो ये ध्यान रखना इस रेशो का, अगर ये रेशो बढ़ता तो लेबर इंटेंसिव, घटता है तो कैपिटल इंटेंसिव। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लोगे। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन किस तरीके से है, इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन में अगर एक भी चीज़ जीरो हुई तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जीरो होते ही सारा का सारा फंक्शन जीरो हो जाएगा। क्योंकि देखिए Q = A L अल्फ़ा K बीटा, तो सारे आपस में मल्टीप्लाई में अगर इनमें से एक जीरो कर दोगे तो सारा का सारा आउटपुट ही जीरो हो जाएगा। तो ये पूछा जाता है कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन, इसका मतलब ये है, और इसमें से वो कह देगा अगर लेबर जीरो तो क्या आउटपुट रहेगा, आप बताओगे जीरो है। एलर थ्योरम का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल, देखिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इनटू में कैपिटल प्लस में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है ना, इनटू में लेबर। ये क्या करें कि यदि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो, क्या करें कि यदि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो तो दोनों के अंदर जितना भी उत्पादन होता ना वो इन दोनों में ही बढ़ जाएगा। किस किस में बढ़ जाएगा, लेबर में और कैपिटल में। किस किस चीज़ में बढ़ जाएगा, लेबर में और कैपिटल में। ये ध्यान रखिएगा कि यदि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल है तो जितना भी उत्पादन होगा वो लेबर और कैपिटल में ही बढ़ जाएगा, सारी की खपत इसी के अंदर हो जाएगी। तो ये था आपका कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। आगे छोटा सा है CES, उसमें कुछ डिफरेंस है, किसने वो दिया है थोड़ा सा
सा आपने करना, तो वो अभी मैं करवा देती हूँ आपका।